तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Christmas Eve had arrived. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yes, the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deep owner, worked on a clock he had sold that day. तो क्रिसमस ईव था, क्रिसमस का समय था। सारे जो जितने भी लोग शॉपिंग कर रहे थे, अपनी लास्ट वाली जो शॉपिंग थी, सब कुछ खत्म करके वो सब अपने अपने घर चले गए थे। और स्नो की एकदम चादर बिछी हुई थी पूरे ग्राउंड में, हर जगह स्नो ही स्नो था। और लाइट जो थी वो अभी भी जल रही थी। और ये जिस जिस जगह की बात हो रही, जिस शहर की बात हो रही, वो शहर यूएसए में है, जहाँ पर सॉल्ट लेक सिटी नाम है शहर का, यूएसए में है। और वहीं पर एक पुरानी, एकदम पुरानी सी शॉप थी जहाँ पर क्लॉक बिकती थी, घड़ियां बिकती थी। वहाँ का जो ओनर था वो थोड़ा सा बूढ़ा था और थोड़ा कम सुनता था। और वो एक घड़ी को बना रहा था, उस पर काम कर रहा था, जो घड़ी उसने आज बेची थी। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जैसे ही जो रे नाम का व्यक्ति था, जिसकी शॉप थी, जो काम कर रहा था अपनी शॉप में, अपना काम खत्म करके पीछे वाले रूम में जा रहा था, वो जैसे ही टर्न हुआ, वैसे ही पीछे पीछे से उसकी गर्दन पे एक तेज ठंडी हवा आई। He turned to meet a last minute shopper. वो मुड़ा, उसने देखा, उसको लगा कि लगता है कोई लास्ट में शॉपिंग करने आया है। But his wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s and the other closer to 50. लेकिन उसको इतना वो समझदार था, इतना एक्सपीरियंस था कि उसको पता चल गया था कि ये लोग शॉपिंग करने तो नहीं आए हैं, इनका इरादा कुछ और है। तो जो दो लोग थे, उनमें से एक 20 साल का रहा होगा और जो दूसरा वाला था वो 50 का रहा होगा। The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो 20 साल का लड़का था वो बाहर था दरवाजे के, और जो 50 साल वाला था वो अंदर आ चुका था और अंदर उसकी तरफ बढ़ के आ रहा था, और उसकी आंखों में जरा सा भी कोई फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रही थी। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो अब रे जो था वो सुन नहीं सकता था, वो डीफ था, बहरा था। तो उसने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि वो डर नहीं रहा, वो अपने डर को छुपा रहा था। और उसने एक नोटपैड निकाला जिसके थ्रू वो बात कर सकता था। He smiled at unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो जो रे था, जो शॉप का मालिक था, वो सुन नहीं सकता था। उसने नोटपैड पेंसिल उस आदमी को दी, तो उसकी तरफ देख स्माइल किया। लेकिन जो आदमी आया था वो जरा स्माइल नहीं किया, और उसने नोटपैड जब पढ़ा तो उसने अपने फ्रेंड को जाकर पीछे कुछ कहा। Ray used to chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket, and the ball within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. अब रे ने अपना सारा डर छुपाया, और वो आदमी की तरफ देख रहा था कि उसके पास क्या क्या है। उसके पास एक गन थी और एक कोट था जिसमें पॉकेट थी। तो उसने अपना एंगर छुपाया और क्या कहा आदमी से, एकदम शांत था, और नोटपैड पे लिखा था, मे आई हेल्प यू। नोटपैड पे क्या लिखा था, मे आई हेल्प।
फिर फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि जो आदमी आया था, जो 50 साल वाला था, जो अंदर था दुकान के, वो उसकी तरफ, रे की तरफ देखा और मुस्कुराया भी. A cruel mocking smile. They both understood why he was there, why his friend was at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब ये पूरी जो घटना थी, उसका एक दोस्त बाहर था, वो अंदर आया, स्माइल नहीं कर रहा था. इस सब से पता चल रहा था कि वो लोग दोनों क्या करने आए थे. हाँ, वो लोग क्या करने आए थे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं. और रे को भी समझ में आ रहा था कि अब वो आपकी दोनों आवाज ऐसा नहीं कुछ सुनाई करने. दे रही है। बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ. तो रे को भी समझ में आ चुका था कि ये आदमी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे उसको बहुत दिक्कत होने वाली है. The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Ray ने फिर से एक दूसरा मैसेज लिखा नोटपैड पे. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to a lone board filled with hanging clocks and pocket watches. तो रे ने फिर कुछ नोटपैड पे लिखा, क्या लिखा कि क्या आप घड़ियां खरीदने आए हैं. और उसने एक तरफ इशारा किया जहां पर ढेर सारी घड़ियां टंगी हुई थी. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there. Then the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो जो रे था, वो जिनको जरूरत रहती थी उनको भी कभी कभी थोड़ा कम दामों में या इंटरेस्ट उसके बिना पैसा लिए बाद में पैसा देने के लिए घड़ी बेच दिया करता था. और लोग भी उसके पास आते थे और इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा चुका देते थे. Then the older man seemed to feel a little easier. जो आदमी आया था वो थोड़ा सा और ठीक लगने लगा था. Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. उसने अपना एक एक पॉकेट में हाथ डाला और दूसरे वाले वॉच को देखा जो उसने पहनी हुई थी. फिर How much will you give me for this? The man wrote. मैन ने लिखा, आदमी ने लिखा कि तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे. Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch weighed nothing was the watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange a way out of a bad situation. तो जो घड़ी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन रे फिर भी उसको खरीद सकता था. क्यों? क्योंकि वो उसको इस सिचुएशन से निकाल सकती थी वो वॉच. फिर knowing that the knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" रे ने पूछा कि आपको इस घड़ी का कितना चाहिए. फिर the reply came back on the notepad, whatever it's worth. फिर रिप्लाई उस आदमी ने रिप्लाई किया नोटपैड पे, क्या, जितना भी इसकी कीमत हो मुझे उतना दे दो. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note, and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." जैसे ही रे ने उसको $50 दिए, वो आदमी ने उस दोनों ने शेक हैंड्स किए और वो चला गया. They both knew the watch wasn't worth that much. दोनों को पता था कि ये जो घड़ी है ये इतने ज्यादा दाम की नहीं थी, लेकिन डर डर की वजह से रे ने उस घड़ी के $50 दे दिए. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick up it as soon as I can. Merry Christmas." तो उस आदमी ने लिखा था कि मैं फिर से वापस आऊंगा इस घड़ी को लेने के लिए जितनी जल्दी हो सके. मैरी क्रिसमस. The little story ended on the half pole with the clocks striking all together. The timepieces, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope.
The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in on the clock shop. तो जब वो आदमी यहाँ से चला गया बिना घड़ी घड़ी का अपना पैसा लेके बोलकर कि मैं वापस आकर ये घड़ी ले जाऊंगा, तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। रे भी जो डरा हुआ था वो अब शांत हो चुका था और बाहर क्रिसमस की लाइट्स जल रही थी, क्रिसमस का फंक्शन होने वाला था सारा। तो उन्होंने एक होप की, इस समय पे उन्होंने एक होप की कि जो ह्यूमैनिटी है, जो जैसा कि रे सोच रहा था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो इन्होंने होप की कि क्रिसमस या कोई भी फेस्टिवल ऐसा है तो सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो, सबके अंदर इंसानियत हो और खुशियां सबके पास आए। तो ये सारा जो चैप्टर था यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, डांसिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।